10:15। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। जी, तो आप ही दो दोबारा से सिलेक्शन में मौजूद हैं, बाकी शायद लंबी तान के सो रहे हैं। 2 मिनट उनका इंतजार करते हैं, जो कोई और आ जाए उसको फोन कर दीजिए या जगा ओके दें। सर। हाँ, जिसके बाद फिर 2 मिनट के बाद हम अपना आज का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। एलईडी बंद की है, देखना एक सूचना है ध्यान से। एलईडी का बटन भी वहां से बंद कर दो, दरवाजे के पीछे उसका बटन ऑफ कर दो। ओके स्टूडेंट्स, जो लोग क्लास में मौजूद हैं, जो लोग मुझे सुन सकते हैं, इनमें आपकी जीआर मौजूद है? नो सर, जीआर का तो मोबाइल ही गुम हो गया हुआ है, उससे कोई कांटेक्ट नहीं हमारा। हाँ हाँ, वो किसी जमाने में उनका मोबाइल गुम हुआ था, तो अभी तक उन्होंने परचेज नहीं किया। नो सर। अच्छा, चलो ठीक है। ये जो आजकल ऑनलाइन लेक्चर हो रहे हैं, इसमें क्या पार्टिसिपेशन है आपकी? पहले की तरह से एंजॉय कर रहे हैं कि बस ऐसे बोरिंग है? सर बोरिंग ये समझ ऑनलाइन में क्या आती है। मेरे सामने जो रहना को बोरिंग है, मैं बड़ी मेहनत से लेक्चर तैयार करके पढ़ाता हूँ। अच्छा नहीं चलो। सर, जो हाँ, समझ आती है वो है। अच्छा चलो, आपकी मेहरबानी है। तो इस लेक्चर के दौरान जैसे ही मैक्सिमम तादाद हो जाए स्टूडेंट्स की, तो इनकी अटेंडेंस की भी एक स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर देना। जब तक आपकी जीआर नहीं है, उनके हिस्से का ओके काम, सर। हाँ जी, आप में से कोई एक लड़की कर दे, और ये जो लेक्चर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये भी उस बेचारी तक पहुंचा देना। अल्लाह उसका भी भला करे। जी सर, वो तो हम पहुंचा ही देंगे। हाँ, बहुत अच्छा करोगे। मोबाइल तो उसके पास है नहीं, तो क्या गेट नॉक करके उसको घर दे के आओगे? नहीं सर, उसकी मामा का नंबर है ना। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ओके, लो जी, आज का लेक्चर शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। आज हम पढ़ने लगे हैं विक्टोरियन एज एंड विक्टोरियन नॉवेल। हमारा दूसरा सब्जेक्ट है जी विक्टोरियन नॉवेल। शायद कि जब हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा करते थे, तो वहां मैंने आपको विक्टोरियन एज का एक टॉपिक पढ़ाया था। वो टॉपिक दोबारा से आपको रिमाइंड करवाया जा रहा है, याद दिलाया जा रहा है, क्योंकि हमेशा की तरह से जब भी हम किसी एक पोइट को, राइटर को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उसकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ी जाती है, उसकी जिंदगी के, उसके दौर के हालात देखे जाते हैं कि वो बंदा किस जमाने में जिंदा था और उस दौर के हालात क्या थे। इस हिसाब से विक्टोरियन एज एक बड़ी इंटरेस्टिंग एज है। मैं एक मिनट में हाजिर हो रहा हूँ, एक मिनट होल्ड कीजिएगा।
जी वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं क्लास में मौजूद हूँ आप लोगों के लिए। इससे थोड़ा सा सिग्नल का प्रॉब्लम हो रहा था मेरे पास, जिसकी वजह से मुझे अपनी जगह चेंज करनी पड़ी थी। ओके नाउ इट्स वेल, अब ठीक है। तो काम का आगाज करते हैं, बात को शुरू करते हैं। विक्टोरियन नॉवेल हमारा दूसरा सब्जेक्ट है। नॉवेल्स वैसे तो लंबे अरसे से लिखे जा रहे थे इंग्लिश लिटरेचर में, और हमारे उर्दू में नॉवेल इंग्लिश से ही लिया गया है, उधार लिया गया है, ये इंग्लिश की सिंफ थी। लेकिन विक्टोरियन एज पे नॉवेल को बड़ी पजीराई हासिल हुई। अब सबसे पहले बात ये कि हमें पता होना चाहिए कि नॉवेल होता क्या है। नॉवेल एक कहानी है, अफसाना है, जो बड़ा तवील है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैनेजमेंट की तरफ से फोन आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, मैनेजमेंट की तरफ से फोन था जो कि कट गया है, तो अपनी बात को शुरू करते हैं। नॉवेल क्या है? एक कहानी है, एक अफसाना है, जो कि बड़ी तफसील से बयान किया जाता है। एक नॉवेल में कई एक कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कहानी बड़ी पेचीदा भी हो सकती है, और इस कहानी को तफसील से बयान करने की खातिर इसे मुख्तलिफ चैप्टर्स में डिवाइड किया जा सकता है, या फिर एक नॉवेल की बुक्स होती है, बुक 1, बुक 2, बुक 3, या इसके चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2। नॉवेल को समझने के लिए हम मिस्टर चिप्स का हवाला देते हैं। सेकेंड ईयर क्लास में हमने नॉवेल मिस्टर चिप्स पढ़ा था, तो उसमें 18 चैप्टर्स थे। कुछ एक नॉवेल्स में चैप्टर की जगह लफ्ज बुक लिखा होता है, इसको बुक्स में डिवाइड कर दिया जाता है। नॉवेल की आसानी कुछ ये है कि इसमें एक से जायद बल्कि लातादाद कैरेक्टर्स हो सकते हैं। नॉवेल में कैरेक्टर्स की कोई हद नहीं है कि आपने 2, 4 या 5 कैरेक्टर्स रखने हैं। दूसरी बात, कहानी को आप कितना ही तवील कर लीजिए, इसकी कोई हद नहीं। शॉर्ट स्टोरी अफसाना तो हार्डली 3 से 5 सफ़े का होना चाहिए, उसकी हद होती है। नॉवेल तो 1000 सफ़े का भी हो सकता है। इसकी कहानी में कई एक तरह के ट्विस्ट, उलट फेर, उतार चढ़ाव हो सकते हैं। और यह है कि नॉवेल में डायलॉग मुकालमा भी आ सकता है। होल्ड कीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मैडम मैं ठीक हूँ। मैडम आप कौन बात कर रही हैं? अच्छा चलिए, आप जो भी है लेक्चर्स तो मैंने सारे सेव कर लेने हैं इंशाल्लाह, लेकिन यूट्यूब पे अपलोड करने का तरीकाकार मैंने कहा था जरा मुझे बता दिया जाए, मुझे भूल गया हुआ है। तो कुछ ग्रुप में शेयर किया गया? जी बेहतर, फिलहाल तो मैं लेक्चर्स डिलीवर कर रहा हूँ, इसके बाद मैं सर दानिश से रब्ता कर लूंगा, तो मुझे तरीकाकार बता दें, मैं अपलोड कर दूंगा, मुझे कोई इतराज नहीं होगा। जी बेहतर, सर दानिश का नंबर जरा मुझे सेंड कर दे काटी। जी अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये मेरी टेलीफोनिक गुफ्तगू आपको नहीं सुन रहे थे क्योंकि माइक करीब ही था। यस सर। अच्छा सुन रहे थे, ठीक है, अच्छी बात है। तो उसको जारी रखते हैं। ये है जी नॉवेल, मुख्तसर आपको बयान किया। इसमें कहानी है, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कहानी बड़ी तवील हो सकती है। कितने सफ़े का नॉवेल होगा कोई लिमिट नहीं, कितने कैरेक्टर्स होंगे कोई लिमिट नहीं। ये नरेशन में भी हो सकता है, यानी बयानी अंदाज में हो सकता है। इसमें कहीं कहीं डायलॉग्स भी आ सकते हैं, मुकालमा भी आ सकता है। अब क्या है कि नॉवेल की ज़रूरत क्यों पेश आई, वो हम इसमें पढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि अगर मैंने वैसे बता दी तो फिर ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। सबसे पहले हम विक्टोरियन एज से मुतल्लिक पढ़ते हैं कि विक्टोरियन एज क्या दौर था, क्या जमाना था। विक्टोरियन एज
इंग्लिश लिटरेचर में अपने अंदाज में एक बड़ा आला दौर था। उसमें कुछ कबाहतें, कुछ खामियां भी थी, लेकिन ये अपने अंदाज में बड़ा अच्छा दौर था। The Victorian age in English literature began in 1832 and ended in 1900. 1832 में 1832 में शुरू होता है और 1900 तक चलता है। डिजिट्स को याद रखिएगा, क्योंकि डेफिनेटली मैंने पेपर में एमसीक्यूज में ऐसे ही सवाल पूछने हैं कि when did Victorian age start, कब शुरू हुई थी, कब खत्म हुई थी, वगैरह वगैरह। क्योंकि अब आपको पता तो चले चुका कि मैं पेपर किस तरह से बनाता हूँ। Strictly speaking, the Victorian age ought to correspond with the reign of Queen Victoria, which extended from 1837 to 1900. लो जनाब, यहाँ पर एक बार फिर से बड़े मजे की बात है। अभी हमने थोड़ी देर पहले एलिज़ाबेथन एज को पढ़ा था। एलिज़ाबेथन एज और विक्टोरियन एज में एक चीज मुश्तरक है, और वो क्या है कि जब क्वीन एलिज़ाबेथ ने इक़्तिदार संभाला, इंग्लैंड की मलिका बनी, तो उसके नाम के हवाले से उस जमाने को एलिज़ाबेथन एज कहा गया। 1837 में फिर से एक खातून विक्टोरिया ने इक़्तिदार संभाला, मलिका विक्टोरिया, उसके नाम से उस दौर को विक्टोरियन एज कहा गया। ये हादसाती तौर पर है, इत्तफाक से है कि क्वीन विक्टोरिया 1900 तक इंग्लैंड की मलिका रही, और विक्टोरियन एज भी लिटरेचर में 1900 तक ही चलता है। 1900 से ऑनवर्ड्स सन 1901 में लिटरेचर में ट्रेंड्स भी बदल गए, दौर का नाम भी बदल गया, उसको मॉडर्न एज कहा जाने लगा। सन 1900 तक विक्टोरियन एज था। तो विक्टोरियन एज को विक्टोरियन एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि मलिका विक्टोरिया उस जमाने में इंग्लैंड की मलिका थी, और उसके नाम से इस दौर को नाम दिया गया है। ये दौर 1832 से 1900 तक का है, जबकि क्वीन विक्टोरिया का दौर क्या है, 1837 से 1900 तक का है। इन दोनों डिजिट्स को याद रखिएगा, ये आपस में बड़े कंफ्यूजिंग हैं, लेकिन अहम है, पेपर में आ सकते हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि मुझे 1 मिनट के लिए खामोश हो जाना चाहिए, क्योंकि भाई सब्जी वाले की आवाज मेरे से ज्यादा है, लेकिन बहरहाल मैं इसको कंटिन्यू रखने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरी आवाज और उसकी आवाज में कोई फर्क समझ ना आए तो फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं रुक जाऊंगा। Yet literary movements rarely correspond with the exact year of royal accession or death. ये बड़ी अहम बात है जिसका मैं अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर चुका हूँ। क्या है कि लिटरेचर का दौर और सियासत का दौर एक दूसरे के पाबंद नहीं होते। एक मुल्क में एक बादशाह कब इक़्तिदार में आया, एक मुल्क में फलां राइटर ने कब से लिखना शुरू किया, इन दोनों में मुताबिकत हो फर्ज नहीं है, जरूरी नहीं है, कभी कभी इत्तफाक हो जाते हैं। विक्टोरियन एज का ये इत्तफाक था कि जैसे क्वीन विक्टोरिया इक़्तिदार में आई तो विक्टोरियन एज का आगाज हुआ, और जब वो इक़्तिदार से हटी सन 1900 में उसकी वफात हुई तो विक्टोरियन एज भी खत्म हुई। From the year 1798 with the publication of lyrical ballads there was the heyday of romanticism in England. heyday मतलब होता है अरूज, बहार का जमाना। अब ये जो मैं चंद लाइंस पढ़ रहा हूँ ये आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, बड़ी शॉकिंग भी है कि 1798 का जिक्र है जनाब। हम देखते हैं कि 1832 में विक्टोरियन एज का आगाज होता है, 1798 में अभी रोमांटिसिज्म का आगाज था, अरूज था, यानी 34 इयर्स का डिफरेंस है। 34 साल के दौरान, 34 साल के अंदर अंदर लिटरेचर में दो दौर बदल गए। रोमांटिसिज्म खत्म हो गया, विक्टोरियन एज शुरू हो गई। तो उसमें क्या हुआ, क्या उलट फेर हुए, वो हम इन लाइंस में पढ़ते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और पेपर में भी आपके काम आ सकती है। अच्छा जी, 1798 with the publication of lyrical ballads there was the heyday of romanticism in England. इंग्लैंड में रोमांटिसिज्म का आगाज हुआ कब? जब विलियम वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुए। बट आफ्टर दैट देयर occurred a sudden decline. इसके बाद अचानक से रोमांटिसिज्म में जवाल आ गया। रोमांटिक एज बड़ी मुख्तसर थी इंग्लैंड में। वर्ड्सवर्थ did not write anything extraordinary after 1815 1815 के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ ने कुछ खास ना लिखा। कॉलेज did not write anything extraordinary after 1817
1817 के बाद एसटी कॉलेज ने भी कुछ खास ना लिखा, यानी ये दोनों राइटर जो कि बड़े आला दर्जे के राइटर्स तैयार किए जाते थे, उनका दौर मुख्तसर रहा, वो बहुत आला चीज प्रोड्यूस ना कर पाए, मुख्तसर दौर रहा। जिंदा ये जरूर थे, लेकिन जो कुछ आला चीजें उन्होंने लिखी थी कुदरती तौर पर वो लिख चुके थे। द रोमांटिक पोएट्स ऑफ यंगर जनरेशन ऑल डाइड यंग। इसके बाद, इन दोनों के बाद जो यंगर जनरेशन थी, जो नई नस्ल थी रोमांटिक पोएट्स की, वो सारे छोटी उम्र में, जवानी में मर गए। जैसे कि कीट्स डाइड इन 1820, 1820 में वफात पाई। जॉन कीट्स ने 24 साल की उम्र थी इसकी। शेली डाइड इन 1822, 2 साल के बाद फिर से बात शेली की वफात होगी। उसके बाद मिस्टर बैरन डाइड इन 1824। तो ये तीन बड़े आला दर्जे के पोइट्स थे जो कि रोमांटिक एज से ताल्लुक रखते थे। इन्हें यंगर जनरेशन कहा गया है। इस तरह से क्या हुआ कि 1822 में जब बैरन की वफात, नहीं 1824 में जब बैरन की वफात हुई, तो रोमांटिक एज लिटरली खत्म हो गई, पूरी तरह से खत्म हो गई, क्योंकि रोमांटिक पोइट्स फौत हो गए थे। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं, द रोमांटिक एज एंडेड इन 1820। लेकिन हिस्टोरियंस का कहना है कि जनाब 1820 में जॉन कीट्स की वफात के बाद रोमांटिक एज खत्म हो गया था, ऑफिशियली खत्म हो गया था। अगरचे बैरन 1824 में जिंदा था, शेली 1822 में जिंदा था, लेकिन रोमांटिक एज 1820 में खत्म हो गया। अब अगला जो दौर है 12 साल का, क्योंकि हमने पहली लाइन में क्या पढ़ा है कि विक्टोरियन एज स्टार्टेड इन 1832 में शुरू हुआ, तो 1820 से 1832 तक 12 साल का जो जमाना था वो ब्लैंक था। And the Victorian age started in 1832. The year from 1820 to 1830 were the years of suspended animation both in politics and literature. तो ये जो 10-12 साल का जमाना था, उस जमाने में इंग्लैंड में ना तो पॉलिटिक्स में कुछ खास पेशरफ्त हुई, सियासत में कोई उतार चढ़ाव नहीं था, ना ही लिटरेचर में कुछ उतार चढ़ाव, तो बड़ा खामोशी वाला दौर था। नो पोइट, ड्रामेटिस्ट, नॉवेलिस्ट और एसेइस्ट ऑफ फर्स्ट वाटर, मतलब होता है आला दर्जे का, एग्जिस्टेड इन दिस एरा। तो ये जनाब बड़ी दिलचस्प सी हकीकत हमने पढ़ी विक्टोरियन एज की। यहां तक जो कुछ मैंने पढ़ा उसमें डेट्स का बड़ा अमल दखल है। इन डेट्स को आपने अपने तौर पर याद रखना है। मैं इन 2 पैराग्राफ्स को खुलासा कर देता हूं ताकि बात आपकी समझ में आ जाए और आपको याद भी रहे। आगे आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली इन चीजों ने आपको काम देना है। तो हमने क्या पढ़ा कि विक्टोरियन एज 18, एक बार फिर से फोन आ रहा है, जरा समझ, 1 मिनट जी। अस्सलाम वालेकुम। मैडम चल रहा है, अल्लाह के फजल करम से 4 स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर में मौजूद हैं। आपको मिल, अच्छा, मैं जनाब अभी शेयर कर देता हूँ। ओके जी। लो जी स्टूडेंट्स, जरा 2 मिनट के लिए मुझे आप रुख्सत देंगे। मैं ऑनलाइन ही हूँ, लेकिन मैं मैम को लिंक शेयर कर दूं, उसके बाद फिर पढ़ना दोबारा से शुरू कर देंगे। अच्छा जी, तो बच्चों याद से मैम किरण को भी इस लेक्चर के बाद अपने ग्रुप में शामिल कर लीजिएगा, ठीक है? ओके, तो अपनी बात शुरू करते हैं दोबारा से। स्टूडेंट्स जो क्लास में मौजूद है इस वक्त 3 हैं, तो आप 3 स्टूडेंट्स काइंडली जाग रहे हैं ना, सो तो नहीं गए? क्योंकि मिस किरण अब क्लास में शामिल हो रही है, तो जरा आपने जागते रहना है, ठीक है? एक्टिव रहना है। कोई एक बच्चा मुझे बता दे कि आप जाग रहे हैं। सर जाग रहे हैं जी, आपकी बड़ी मेहरबानी, जागते रहिएगा क्योंकि अब मैम इसमें शामिल हो रही है। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि विक्टोरियन एज 1832 में शुरू हुई और 1900 तक चली। बड़ा तवील दौर था विक्टोरियन एज। इसलिए इसको कहा जाता है कि मलिका विक्टोरिया इस जमाने में इंग्लैंड की मलिका थी। और एक शॉकिंग फैक्ट हमें बताया गया, हैरानकुन हकीकत ये बताई गई कि इससे पहले जो रोमांटिक एज था वो बड़ा थोड़ा अरसा जारी रहा।
हार्डली 22 साल, क्योंकि उसके जो इब्तदाई दो शायर थे उन्होंने अपनी जिंदगी के पहले दौर में कुछ अच्छा लिटरेचर प्रोड्यूस किया, उसके बाद वो लिख ना सके अच्छा। वो जिंदा भी थे, लिख भी रहे थे, लेकिन उनके लिखने में वो पहले जैसी बात नहीं रही थी। जो दूसरे दौर के शायर थे, कीट्स, शैली और बैरन वगैरह, वो सारे तीनों के तीनों जवानी में ही वफात पा गए। लिहाजा रोमांटिक एज जल्दी खत्म होगी। 10 से 12 साल का दौर बिल्कुल खामोशी का जमाना था, जिसमें कुछ भी रूनुमा ना हुआ। उसके बाद फिर विक्टोरियन एज शुरू होती है, और ये दौर बड़ा तवील है, लिहाजा इसको दो हिस्सों में बांट दिया गया था। विक्टोरियन एज को समझने के लिए हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। अच्छा, ये हम पढ़ रहे थे इस पैराग्राफ से, जहां मेरा कर्सर है। The Victorian age is so long and complicated, and the list of great writers is so long that it is divided into two parts: अर्ली विक्टोरियन एज एंड द लेटर विक्टोरियन एज। कहा गया कि विक्टोरियन एज इतनी लॉन्ग एज है कि इसको दो हिस्सों में बांटा गया है समझने की खातिर, क्योंकि कमोबेश 70 साल का जमाना है, 68 ईयर्स या 70 ईयर्स का ये दौर है। The early Victorian age was a period of the supremacy of the middle class, free trade and unrestricted competition। ये सियासत और मईशत की तरफ एक इशारा है। अगले पैराग्राफ्स में हमने इसको पढ़ना है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसकी तफसील बता देते हैं। जो अर्ली विक्टोरियन एज था उसमें इंग्लैंड में मिडिल क्लास बड़ी तेजी से तरक्की कर रही थी, ऊपर की तरफ जा रही थी। मुआशरे में इनका बड़ा असर और रसूख था, क्योंकि इंडस्ट्री में इनका बड़ा अमल दखल था। मिडिल क्लास ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाकर अमीर हो रही थी, और मुआशरे में इनका एक मकाम था, इनकी बात सुनी जाती थी, इनकी बात मानी जाती थी। कंपटीशन बड़ा था, मुकाबला था तिजारत में। और क्या था? द ग्रेट राइटर्स ऑफ दिस एरा वर टेनिसन, ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नल्ड, कार्लाइल, रस्किन, डिकिंस एंड थैकरे। तो चार्ल्स डिकिंस को तो हम आज से इंशाल्लाह पढ़ना शुरू कर रहे हैं। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउनिंग को आप पिछले किसी सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, ये पोइट था। तो ये उस दौर के कुछ बड़े आला राइटर्स थे, कुछ पोइट्स थे, कुछ नॉवेलिस्ट थे। हाँ, याद रहे विक्टोरियन एज में ड्रामा को बड़ा जवाल था, ड्रामेटिस्ट नहीं थे, ड्रामा बहुत कम था। The later Victorian period extended from 1870 to 1900। इसको जो सेकंड पार्ट है तो ये विक्टोरियन एज ही, लेकिन इसको सेकंड पार्ट कहा गया है ताकि हमें कुछ थोड़ी सी समझ आ जाए। तकरीबन 30 साल का दौर है। The great writers of this era were Rossetti, Swinburne, Morris, George Eliot। जॉर्ज एलियट को हम पढ़ेंगे। मेरेडिथ, थॉमस हार्डी को आप पढ़ चुके हैं शायद। टेस नॉवेल, Newman and Spector, they were all the children of new age of democracy, of rapid industrialization and material expansion। अब जनाब जो लेटर एज, जो सेकंड पार्ट था, उसकी स्पेशलिटी क्या थी? उस दौर में भी इंडस्ट्री अपने अरूज पर थी। अब जमहूरियत को ज्यादा अहमियत दी जा रही थी। पहले भी जमहूरियत थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब लोगों में शऊर ज्यादा था। They were all men of originality in outlook, कैरेक्टर एंड स्टाइल। अब ये जो सेकंड पार्ट के जो राइटर्स थे ना, जो विक्टोरियन एज के लेटर एज के राइटर्स थे, सन 1870 के बाद के, वो बड़े रियलिस्ट थे, हकीकत पसंद थे, उनका अपना स्टाइल था, वो किसी को फॉलो नहीं करते थे। जो वो अपने इर्द गिर्द देखते थे उसको एज इट इज बयान करना उनका काम था। ऑल ऑफ देम वर द क्रिटिक्स ऑफ देयर ओन एज। ये राइटर्स अपने ही दौर पर तनकीद करते थे, अपने दौर की गंदगी और बुराइयों को वो देखते थे और इस पर तनकीद करते थे। दे वर बोल्ड पीपल, इंस्टेड ऑफ बीइंग इन सिंपैथी विद इट्स स्पिरिट, दे वर इट्स वेरी स्फीयर क्रिटिक्स। जी, तो क्या कहा गया कि ये लोग इसके साथ हमदर्दी नहीं रखते थे। भाई, हमदर्दी किस तरह से हो सकती है? इसको हम विलियम वर्ड्सवर्थ से थोड़ा सा कंपेयर कर देते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ को अपनी सराउंडिंग्स बड़ी पसंद थी, क्योंकि वो पोएट ऑफ नेचर था। फितरत का हुस्न, फितरत की खूबसूरती, सुकून उसको बड़ा पसंद था और वो इसकी तारीफ में लिखता था। ये लोग जो विक्टोरियन एज के राइटर्स थे, स्पेशली जो लेटर पीरियड के राइटर्स थे 1870 के बाद वाले, इनमें से ज्यादातर शहर के रहने वाले थे।
दे वर नॉट विलेजर्स। उन्होंने ब्यूटी ऑफ नेचर को इतना ऑब्जर्व नहीं किया था जितना कि जॉन कीट्स ने किया होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ ने किया था। लिहाजा उन्हें अपने इर्द गिर्द, अपने मुआशरे में, शहर में जो करप्शन नजर आती थी, जो पोल्यूशन नजर आती थी, वो सब कुछ पर तनकीद करते थे और भरपूर तनकीद करते थे। मोस्ट ऑफ देम वांटेड टू रिटर्न टू वैल्यूज व्हिच हैड received the stamp of universal appeal. All the Victorian writers had a moral purpose. हाँ जी, वैल्यूज ऑफ यूनिवर्सल अपील की तरफ ये वापस जाना चाहते थे। ये स्टोन एज को पसंद करते थे। उनका ख्याल था कि स्टोन एज का इंसान या डार्क एजेस का इंसान, मेडिवियल दौर के जो लोग थे, जेफरी चौसर की तरफ इशारा है, वो मिडिल एजेस का था कि मेडिवियल दौर के जो लोग थे या उससे भी पहले स्टोन एज के जो लोग थे, उनमें वैल्यूज थी, उनमें ब्रेवरी थी, उनमें इंसानियत थी। हालांकि जेफरी चौसर ने अपने जमाने, अपने मुआशरे के लोगों की करप्शन पर भी खूब कीचड़ उछाला था। जेफरी चौसर का ख्याल था कि उसके जमाने के लोग करप्ट थे। इनका ख्याल था, विक्टोरियंस का ख्याल था कि जो मिडिल एजेस वाले लोग थे वो अच्छे इंसान थे, उनमें वैल्यूज थी, उनमें कदर थी और ये उनको अप्रिशिएट करते थे, उनकी तरफ वापस जाना चाहते थे। तो जनाब ये था कुछ थोड़ा सा विक्टोरियन एज का अक्स जो आपको पेश किया गया। उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि विक्टोरियन एज के चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, उस दौर की खूबियां क्या थी। अब हम इसको क्यों पढ़ें, सवाल है। अब अगली बात यह है कि हम चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, उस दौर की खूबियों को क्यों पढ़ें। जनाब उसकी रीजन ये है कि हमेशा की तरह से कोई भी राइटर, कोई भी नॉवेलिस्ट, ड्रामेटिस्ट, पोइट अपने इर्द गिर्द के हालात से मुतासिर होकर लिखता है। और विक्टोरियन एज के नॉवेलिस्ट ने जो कुछ लिखा, उन्होंने अपने मुआशरे से मुतासिर होकर लिखा। और जो पहला नॉवेल हमने पढ़ना है इंशाल्लाह, जिसे हम कल से शुरू कर रहे हैं, चार्ल्स डिकिंस का लिखा हुआ डेविड कॉपरफील्ड, वो खास तौर पर उस जमाने का एक अक्स है, झलक है। डेविड कॉपरफील्ड नॉवेल भी है, डेविड कॉपरफील्ड, डेविड इस नॉवेल का मरकजी किरदार हीरो भी है। और हीरो अपने नॉवेलिस्ट यानी चार्ल्स डिकिंस का एक अक्स है। जो कुछ चार्ल्स डिकिंस ने अपनी जिंदगी में फील किया, महसूस किया, जो अज़ियतें, जो गुर्बत उसने बर्दाश्त की, अपने इर्द गिर्द जो करप्शन और जुल्म उसने देखा, वो सब कुछ उसने अपने इस हीरो डेविड की सूरत में हमारे सामने पेश किया है। तो डेविड कॉपरफील्ड हमें विक्टोरियन एज और उसके इर्द गिर्द के हालात की एक बड़ी वाज़ेह तस्वीर पेश करता है। तो उस तस्वीर को हम उसी वक्त समझ सकते हैं जब हमें पता हो कि विक्टोरियन एज क्या थी, उसकी अच्छाइयां क्या थी, उसकी बुराइयां क्या थी। तो विक्टोरियन एज तो हमने पढ़ लिया, अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि उसकी खूबियां क्या थी। ये नेगेटिव भी है, ये पॉजिटिव भी है। तो पहली चीज क्या है कि व्हाइल द कंट्री सॉ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन वर आल्सो इक्वली अ पार्ट ऑफ इट। पहली चीज, पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, दो चीजें बैक वक्त मौजूद थी। वो किस तरह से कि ये इंडस्ट्रियल एज थी, सनत का दौर था, बड़ी तेजी से सनतें लग रही थी, शहर में इंडस्ट्री लग रही थी। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो सनतकार थे, वो तेजी से अमीर हो रहे थे, क्योंकि इंग्लैंड की बनी हुई चीज मेड इन इंग्लैंड ना सिर्फ इंग्लैंड में फरोख्त होती थी, वो दुनिया के दूर दराज के इलाकों में फरोख्त होती थी। क्योंकि 1870 के जमाने में ये बड़े सगीर भी इंग्लैंड वालों के तसल्लुत में था। हम गोरा साहब के गुलाम थे, मेड इन इंग्लैंड यहाँ पर आकर बिकता था। तो सनतकार बड़ी तेजी से तरक्की कर रहे थे। दूसरी तरफ गांव से बड़ी तादाद में लोग हिजरत करके शहरों की तरफ आते थे रोजगार की तलाश में। लो जनाब 10 मिनट का हमारा लेक्चर रह गया है, लेकिन हम इसको बड़ी तसल्ली से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी समझ में आ जाते हैं तो आगे हमें नॉवेल भी समझ आएगा, सब कुछ समझ आएगा। तो लोग बड़ी तादाद में गांव से शहरों की तरफ हिजरत कर रहे थे रोजगार की तलाश में। वो जो गांव से शहरों की तरफ आते थे वो बेचारे गरीब थे, उनमें मुकाबला करने की सकत नहीं थी, और शहर में उनके साथ बड़ा ही गैर इंसानी सलूक किया जाता था। उनको जानवर समझा जाता था, बल्कि जानवर से भी कमतर समझा जाता था। उनकी सेहत, उनकी रिहाइश, उनकी खुराक, मेडिकल फैसिलिटीज, उनकी इंश्योरेंस,
कोई हादसा हो जाने की सूरत में उनके लिए कोई मुआवजा कुछ नहीं था, वो सिर्फ अल्लाह के भरोसे पर शहर में आते थे, लिहाजा वो बड़े गरीब थे। द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, अमीर और गरीब का फर्क बड़ा ज्यादा था। द ड्राइव एंड द driver from material and commercial success was seen to propagate a kind of moral decay in the society itself। और ये जो करप्शन थी, मटेरियलिज्म था, पैसा कमाने का जुनून था, इसने फिर यकीनन इखलाकियात की धज्जियां उड़ा दी थी। उस मुआशरे में इखलाकियात नाम की कोई चीज नहीं रह गई थी। लेकिन फिर भी हैरानगी की बात है कि उस मुआशरे के जितने भी राइटर्स थे वो इखलाकियात की ही बात करते थे। और एक और बड़ी हैरानगी की बात यह भी है कि वो मुआशरा विक्टोरियन एज अपने मॉरल एथिक्स के लिए तारीख में जानी जाती है। लोग कहते हैं, तारीखदान कहते हैं कि इंग्लैंड वालों ने मोरालिटी, इखलाकियात, रख रखाव, अदब लिहाज का जितना प्रचार विक्टोरियन एज में किया उससे पहले और उसके बाद में ना हो सका। लेकिन ये तारीख कहती है कि इखलाकियात का जनाजा निकल चुका था उस जमाने में। द चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ द कंट्री वॉज अनदर कंसर्न। चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ कंट्री, ये भी एक हकीकत थी उस दौर की। उस दौर के कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक था, चूंकि इंडस्ट्री, सनत बढ़ती चली जा रही थी तो लोग ब्यूटी ऑफ नेचर, ग्रीनरी से महरूम होते जा रहे थे। कुदरत का वो हुस्न जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने सराहा, जो जॉन कीट्स ने देखा, वो विक्टोरियन एज के शहर के लोगों के हिस्से में नहीं आ रहा था, वो इससे महरूम थे। While the earlier phase of romanticism saw a celebration of the countryside and the rich landscape of the flora and fauna, the Victorian era saw industries and factories। तो वही पहले वाली बात जिसको मैं बयान कर चुका हूँ वक्त से पहले कि रोमांटिक एज के पोइट्स ने जो ब्यूटी ऑफ नेचर देखी, विक्टोरियन एज के राइटर्स उससे महरूम थे। While the poor were exploited, अब अगली बात शुरू होती है जनाब, इसको हम नया पैराग्राफ बना देते हैं। While the poor were exploited for their labor, the period witnessed the rise of the middle class due to increasing trade between Britain and its colonies and Reform Bill of 1832। कॉलोनीज का जिक्र आया जनाब, जिसको मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि इंग्लैंड की बनी हुई चीज उसकी कॉलोनीज में, ये हमारा बरसगीर इंग्लैंड की कॉलोनी था, अफ्रीका उसकी कॉलोनी था, अमेरिका उसकी कॉलोनी था। उन कॉलोनीज में मेड इन इंग्लैंड बड़े पैमाने पर फरोख्त होती थी, लिहाजा मिडिल क्लास तेजी से अमीर हो रही थी। अच्छा जी, फर्दर स्ट्रेंथन देयर होल्ड। और रिफॉर्म्स बिल 1832 एक बिल था जिसके तहत कानून पास कर दिया गया कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ दिए जाएंगे, उनकी बेहतरी भलाई का बिल था। उनके लिए ट्रेड में कुछ नरमी की गई थी, इसकी बिना पर उनके असर रसूख में, उनकी दौलत में और भी इजाफा हो रहा था। देयर वाज आल्सो अ शिफ्ट फ्रॉम द रोमांटिक आइडियल्स ऑफ प्रीवियस एज टुवर्ड्स अ मोर रियलिस्टिक एक्सेप्टेंस एंड डिपिक्शन ऑफ सोसाइटी। ये एक बड़ी अहम हकीकत है जी विक्टोरियन एज की। इससे पहले वाले जमाने में यानी जो रोमांटिक पोइट्स थे वो तो रब के हुस्न की बात करते थे, वो तसव्वुर में रहते थे, जबकि ये लोग रियलिस्ट थे। जी एक मिनट होल्ड कीजिएगा जनाब, अभी दवाई लग गई है, मैं जरा बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो कुत्ते कबल को चले जाओ, फोन कर देती है। कोई नहीं, कुत्ते कमल को चले जाओ। अच्छा जी बच्चों, थोड़ा डिस्टर्ब तो नहीं हुए आप लोग? ठीक है, नहीं हुए तो इसको, हाँ, इस पैराग्राफ को हम खत्म करने की कोशिश करते हैं। कहा गया कि पहले जो लोग थे वो इमेजिनेशन में रहकर पोएट्री करते थे, वो रंगों की, फूलों की बात करते थे, जबकि ये जो राइटर्स थे ये रियलिस्ट थे, वो हकीकत पसंद थे। उसकी बड़ी वजह ये थी कि विक्टोरियन एज के ज्यादातर राइटर्स शहर में रहते थे, शहर में करप्शन थी, शहर में
पोल्यूशन थी, जुल्म था, गैर इंसानी हालात थे जो उन्होंने अपने इर्द गिर्द देखा, वो उन्होंने रियलिस्टिकली बयान किया। नेक्स्ट क्या है जी इसकी अगली खूबी, व्हाइल द पुअर वर एक्सप्लॉइटेड फॉर देयर लेबर द पीरियड विटनेस्ड, ये तो हो गया था, अगला पैराग्राफ है जी। ओके, one of the most important factor that defined the age was its stress on morality। तो जब इस पैराग्राफ को हम खत्म करना चाहेंगे कि एक तरफ तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस मुआशरे में करप्शन थी, पोल्यूशन बहुत थी, गैर इंसानी हालात थे, दूसरी तरफ स्ट्रेस ऑन मोरालिटी भी है। मुआशरे में हर बंदा मोरालिटी की, इखलाकियात की बात करता था। राइटर्स इसमें पेश थे। स्ट्रिक्ट सोसाइटल कोड वर इनफोर्स, सोसाइटल लफ्ज सोसाइटी से है जी, मुआशरे से मुतल्लिक कुछ एक रूल्स बनाए हुए थे, कवानीन थे, वर इनफोर्स एंड सर्टेन एक्टिविटीज वर ओपनली लुक्ड डाउन अपॉन, कुछ एक्टिविटीज को पसंद नहीं किया जाता था, कुछ मॉरल कोड्स बने हुए थे मुआशरे में। अब मिसाल के तौर पर क्या है कि अगर आप विक्टोरियन एज से रिलेटेड कोई प्लेस, कोई ड्रामास वगैरह देखते हैं, ये जो मैं आपको नॉवेल पढ़ाऊंगा डेविड कॉपरफील्ड और बाकी के नॉवेल होंगे, टेस्ट वगैरह, इनकी पूरी पूरी मूवी बनी हुई है, मेरे पास है भी, मेरे इस लैपटॉप में मौजूद है। अगर आप ओरिजिनल मूवीज देखें विक्टोरियन एज से रिलेटेड इन्हीं नॉवेल्स की बनी हुई, तो उसमें हमें उस दौर का लिबास नजर आता है कि उस दौर में खवातीन के लिए जरूरी था कि वो सर से पांव तक एक मुकम्मल लिबास पहने, उनका घर से आना, बाहर जाना मना था, नामुनासिब समझा जाता था, शराब नोशी गैर इखलाकी अमल समझा जाता था, और कुछ और भी ऐसी बातें थी जो कि उस मुआशरे में मायूब थी, बुरी ख्याल की जाती थी, लेकिन फिर भी उस मुआशरे में बेराह रवी थी, मौजूद थी। These codes were even harsher for women, हाँ खवातीन पर काफी सख्ती होती थी। A feminine code of conduct was levied on them which described every aspect of their being from the proper appeals to how to converse, everything had rules। खवातीन के लिए कवानीन बने हुए थे कि जनाब उनको कैसा लिबास पहनना है, उनको घर से बाहर नहीं आना है, उनकी गुफ्तगू कैसी होनी चाहिए, ये सब कुछ सेट ट्रेडिशंस थी और वो फॉलो भी की जाती थी। द रोल ऑफ वुमेन वाज मोस्टली दैट ऑफ बीइंग एंजल्स ऑफ हाउस एंड रिस्ट्रिक्टेड डोमेस्टिक कॉन्फाइंस। इस बात का पहले जिक्र कर चुके हैं कि खवातीन घर तक महदूद थी, उनको एंजल्स ऑफ हाउस, घर का फरिश्ता समझा जाता था, उनका काम बस घर गृहस्थी संभालना, बच्चे पालना था। Professionally, very few options were available to them. As a woman, they could either become a governess or a teacher in rich household। तो उस दौर की जो खवातीन थी वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती थी, वो उस्तानी बन जाती थी, गवर्नेंस बन जाती थी, किसी अमीर घराने में बच्चों की देखभाल करने वाली आया बन जाती थी। Last two lines is hence they were financially dependent on their husbands and fathers and it led to a commercialization of the institution of marriage। लिहाजा शादी उनके लिए कमर्शियल मामला बन गया था। ये आपने इससे पहले एक नॉवेल पढ़ लिया होगा, प्राइड एंड प्रेजुडिस, जेन ऑस्टन का लिखा हुआ, ये शायद अगले किसी सेमेस्टर में पढ़ेंगे। वो इस दौर का शाहकार था। उस नॉवेल में यही बताया गया था कि विक्टोरियन एज में खवातीन चूंकि बड़ी बेबस थी, ना उनके पास तालीम का हक था, ना तिजारत का, ना वो बाप की जायदाद में हिस्सेदार हुआ करती थी, तो वो अपने इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए हाथ पांव मारती थी। हर औरत की कोशिश होती थी कि किसी अमीर शख्स से उसकी शादी हो जाए। तो जनाब ये आज का लेक्चर था हमारे, इसमें हमने विक्टोरियन एज, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं। कल हम विक्टोरियन नॉवेल की खूबियां डिस्कस करने के बाद इंशाल्लाह डेविड कॉपरफील्ड शुरू करेंगे। लास्ट चंद सेकंड्स हैं, अगर आपने कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। द टाइम इज रनिंग आउट। ओके जी, नो क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट्स साइड। तो आज के 2 लेक्चर्स के बाद